नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ की। हमें एक YouTube स्रोत मिला है जिसमें इसके बारे में काफी कुछ समझाया गया है। हाँ, नमस्कार। ETF आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। और ये स्रोत खासकर कहता है कि जो लोग शेयर बाजार में नए हैं उनके लिए शायद सीधे स्टॉक्स खरीदने से ये ईटीएफ एक बेहतर या कहिए कम जोखिम वाला रास्ता हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। सीधे स्टॉक चुनना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, खासकर शुरुआत में। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोत के हिसाब से ईटीएफ आखिर है क्या, क्यों इन्हें इतना पावरफुल माना जा रहा है, और इसमें निवेश कैसे करें ये भी शायद स्रोत ने बताया होगा। हाँ बिल्कुल, निवेश का तरीका और कुछ खास ईटीएफ के उदाहरण भी दिए हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो पहला सवाल यही कि भाई ईटीएफ ही क्यों? स्रोत का कहना है कि देखो, आप सीधे स्टॉक्स चुनते हो तो रिस्क ज्यादा है, कोई एक कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूब सकता है। बिल्कुल। स्रोत का तर्क शायद यही है कि ETF एक बास्केट जैसे होते हैं। हाँ, बास्केट एक साथ कई कंपनियों में या दूसरी चीजों में आपका पैसा लग जाता है। सही। और यही जो डाइवर्सिफिकेशन है, आपका पैसा बट जाता है, स्रोत के अनुसार यही जोखिम कम करने का सबसे बड़ा तरीका है इसमें। अच्छा। क्योंकि एक शेयर अगर बुरा परफॉर्म कर भी रहा है तो पूरे निवेश पर उतना असर नहीं पड़ता। एक दो स्टॉक में सारा पैसा लगाने से तो ये कम रिस्की है, ऐसा स्रोत मानता है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। पर स्रोत में ये भी माना गया है कि कुछ लोग सोचते हैं कि ईटीएफ शायद धीरे बढ़ते हैं, रिटर्न शायद उतना तेज ना हो। ये चिंता तो रहती है कई लोगों को। लेकिन स्रोत का जो वक्ता है वो कहता है कि अगर सही टाइम पर आप एंट्री लेते हैं तो अच्छा फायदा हो सकता है। सही टाइम से उन्होंने एक सीधी सी रणनीति बताई है कि जब कोई ईटीएफ मान लीजिए 3 से 5% नीचे गिरे तो खरीदो। अच्छा, बाय द डिप वाली बात। हाँ, और अगर वहां से भी 7 से 9% और गिर जाए तो और खरीद लो, एवरेजिंग करते जाओ। और इसको ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट का भी नाम लिया है, profitdhan.com करके। दिलचस्प है। स्रोत एक सिस्टमैटिक तरीके पर जोर दे रहा है कि गिरावट में खरीदो। ये निवेश में अनुशासन की बात तो करता है, पर ये सवाल भी उठता है कि क्या हर गिरावट खरीदने का मौका होती है? खैर, स्रोत का फोकस शायद अनुशासन पर ही ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, अब सिर्फ कोई भी ईटीएफ खरीद लेना तो काफी नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत आगे ये भी बताता है कि अपने ईटीएफ पोर्टफोलियो में भी विविधता कैसे लाएं, और यहाँ बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अच्छा, ETF के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन? हाँ, स्रोत ने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनके लिए निफ्टी 20। हाँ, ये तो काफी पॉपुलर है, निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। फिर अगली 50 कंपनियों के लिए जूनियर 20। फिर मीडियम साइज कंपनियों के लिए मिड 150 20। अच्छा। और छोटी कंपनियों के लिए भी एक बताया है, HDFC SML 250। तो लार्ज कैप, नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, पूरे मार्केट सेगमेंट को कवर करने की कोशिश। हाँ, और सिर्फ यहीं तक नहीं, पोर्टफोलियो को और फैलाने की बात भी है। देश के बाहर भी? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का भी जिक्र है, जैसे चीन या हांगकांग के लिए हैंग सेंग 20। हाँ। और अमेरिकी टेक बाजार के लिए MON 100, जो नैस्डैक 100 को ट्रैक करता है। अच्छा, तो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी आ गया इसमें। हाँ, और फिर सेक्टर आधारित ETF भी हैं। सेक्टर्स? जैसे गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, कमोडिटीज हो गई, फिर IT बीज, फार्मा बीज। ओके, IT और फार्मा सेक्टर। और आजकल जो डिफेंस सेक्टर चर्चा में है उसके लिए MO डिफेंस, और कैपिटल गुड्स के लिए MO कैपिटल। क्या बात है। तो ये स्रोत तो पूरी तरह से डाइवर्सिफिकेशन पर ही फोकस कर रहा है। अलग अलग साइज की कंपनियां, अलग अलग देश, अलग अलग सेक्टर्स। हाँ बिल्कुल। अगर हम इसको बड़ी पिक्चर में देखें तो तर्क यही लगता है कि पैसा इतना फैला दो कि कहीं ना कहीं से तो ग्रोथ आए और रिस्क बैलेंस हो जाए। सही कहा। स्रोत का ये सुझाव एक तरह से पूरे बाजार को ही खरीद लो वाली रणनीति लगती है, बस उसमें अलग अलग देशों और सेक्टर्स का तड़का लगा दिया है। हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि ETFs कितने वर्सेटाइल हो सकते हैं अलग अलग निवेश आइडियाज के लिए। बिल्कुल। आखिर में स्रोत दो छोटी मगर जरूरी बातें और कहता है। एक तो अच्छे डीमैट खाते की जरूरत। वो तो चाहिए ETF खरीदने बेचने के लिए। और दूसरा, ETF खरीदते समय वॉल्यूम देखने की बात। उसमें खरीद बिक्री ठीक ठाक हो रही है या नहीं। हाँ, लिक्विडिटी का पॉइंट।
ताकि जब बेचना चाहें तो आसानी से बिक जाए। हालांकि स्रोत ये भी कहता है कि ज्यादातर ETF में वॉल्यूम की उतनी दिक्कत होती नहीं है। हाँ, जो पॉपुलर वाले हैं उनमें तो नहीं होती, लेकिन शायद कम चलने वाले या नए ETF में ये देखना जरूरी हो सकता है। सही बात है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का जो मुख्य संदेश है वो क्या लगता है? मुझे लगता है मुख्य संदेश यही है कि ETF डाइवर्सिफिकेशन के जरिए शेयर बाजार में हिस्सा लेने का एक मुनज्जम, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देते हैं। और शायद कम जोखिम वाला भी, खासकर उन लोगों के लिए जो सीधे स्टॉक चुनने से कतराते हैं। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो स्रोत यही बता रहा है कि ETF से आप आसानी से अलग अलग बाजार हिस्सों, देशों, यहाँ तक कि सोना चांदी जैसी चीजों में भी निवेश कर सकते हैं। और क्योंकि आप एक बनी बनाई बास्केट खरीद रहे होते हैं, तो सीधे स्टॉक चुनने से जुड़े कुछ रिस्क स्रोत के अनुसार कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। स्रोत ने हमें ETF की दुनिया और निवेश की एक कह सकते हैं सिस्टमैटिक रणनीति से परिचय कराया। हाँ, काफी जानकारी मिली। अब एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। देखिए, इतने सारे ETF हैं, अलग अलग देश, सेक्टर, एसेट क्लास। तो कोई निवेशक जो एक तरफ तो पूरे बाजार के बड़े जोखिम से बचना चाहता है, जैसे मान लीजिए पूरी अर्थव्यवस्था धीमी हो जाए, हाँ, मैक्रो रिस्क जिसे कहते हैं, और दूसरी तरफ वो भविष्य के किसी खास ट्रेंड पर भी दाव लगाना चाहता है, जैसे कोई नया उभरता हुआ सेक्टर, तो इन दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए ETF का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है आगे सोचने के लिए।